हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश गौड़, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन मोशन अलीलीड डिवीजन। आज आपके लिए लेके आया हूं एनटीएससी स्टेज 2 क्रैश कोर्स के अंदर उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसको हम ग्रेविटेशन के नेम से जानते हैं। इस टॉपिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है बच्चों कि ये जो फोर्स ऑन एनएलएम का चैप्टर हमने लास्ट चैप्टर या लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था उसी के आगे कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाता है। और यहाँ पर हम लोग यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं जिनके पास में मास अवेलेबल है उनके बीच में लगने वाले उस अट्रैक्शन फोर्स की यहाँ पर बात करेंगे जो कि ग्रेविटेशन के नेम से जाना जाता है। तो सबसे पहले क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं हम इसके सारे टॉपिक्स का कि क्या क्या टॉपिक्स इस पूरे ही लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने जाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेविटेशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स जो कि अप्लाई होता है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनके पास में कुछ ना कुछ मास अवेलेबल होता है। ये फोर्स जो होता है ये अट्रैक्शन टाइप का होता है, मतलब पहली बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, दूसरी बॉडी पहली बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा। और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा अप्लाई होता है उन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके अलोंग। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझेंगे कि वो फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। फिर फ्री फॉल को समझेंगे कि फ्री फॉल की कंडीशन क्या होती है। मास और वेट में डिफरेंस को जानेंगे, जनरली बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि मास और वेट क्या होता है। सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन को समझेंगे, कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को समझेंगे और साथ में ग्रेविटेशन फील्ड को भी समझेंगे कि ये सब क्या है। तो वन बाय वन मैं एक एक टॉपिक को लेता हुआ चलता हूं और आपको समझाता हूं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। शुरुआत का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, ग्रेविटेशन के बारे में आपको समझा दिया। अब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करेंगे। तो हमें यह बात पता है बच्चों की, सबसे पहले जो न्यूटन था उसने ये देखा था कि भाई वो एक गार्डन के अंदर सोया हुआ था, उसने ये देखा कि एक जगह से एक ट्री है, वहां से एप्पल टूटा और नीचे की तरफ गिरा। तो उसने वहां पर ये आइडेंटिफाई किया कि भाई एप्पल अगर टूट रहा है तो वो अर्थ की तरफ ही क्यों आया, क्योंकि कुछ फोर्स के बारे में बातें उससे पहले हो गई थी। कोपरनिकस ने और भी कुछ लोग थे, उन्होंने अपना उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दे दिया था। तो वहां से उसने उन कंसेप्ट्स को कहीं ना कहीं यूज करके लिंक करके और समझाया कि किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा है या कहीं पर उसका एक्सेलरेशन है, कहीं उसका मोमेंट है, तो कहीं ना कहीं फोर्स इन्वॉल्व हो सकता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फोर्स एप्पल जब वहां से टूटने के बाद में अर्थ की तरफ आया, यानी कि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही होगी। तो क्या ये किसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में ही होता है, या ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर होता है, या ये यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के बीच में होता है? तो वहां से जाकर उसने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऐसा कहा जाता है कि ऑल फिजिकल बॉडीज आर सब्जेक्टेड टू action of the forces of mutual gravitation attraction. The basic law describing the gravitational forces was stated by Sir Isaac Newton and it is also called as Newton's laws of universal gravitation. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ या न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको इसके नेम से भी हम लोग जानते हैं। अब यहां पर मैंने आपके सामने दो ऑब्जेक्ट्स दिखाए हैं, आप देख रहे हैं, एक मास ma है, दूसरा मास mb है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास ma है, तो मैंने इसका साइज थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर दिया ताकि आप लोगों को ये समझने में दिक्कत ना आए कि सर मास अगर अलग है तो ऑब्जेक्ट का शेप भी अलग होगा। तो वही यहां पर हुआ है कि उसका शेप भी अलग हो गया है। ठीक है, ma यहां पर इसका मास है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास mb है, दोनों एक दूसरे से किसी डिस्टेंस d पर हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा यहां पर कि जो मास ma है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से इस mb को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उसी तरीके से mb भी इस ma को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ma जब इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये ma इस mb को जब अट्रैक्ट कर रहा होगा तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा? F12 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं
mb की, तो वो उस ma को फोर्स F21 से अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन d। इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं बता रहा हूं कि ये जो सेपरेशन है ये हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर से दूसरे ज्योमेट्रिकल सेंटर के बीच में लिया जाता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि मान लीजिए दो बॉडीज ऐसी दे दी जाए आपको, जो दोनों ही एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में हो, तो इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा? जनरली आप कह देंगे सर ये तो दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है, तो यहां पर सेपरेशन तो जीरो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सेपरेशन को निकालने के लिए दिस वन इज रेडियस r1, दिस वन इज रेडियस r2, तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में ऐड होके इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा? सेपरेशन विल बी r1 प्लस r2। इंपॉर्टेंट बात है ये, बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं कि सर सेपरेशन जीरो हो गया। सेपरेशन जीरो नहीं हुआ, अटैच होने पर सेंटर से सेंटर के बीच में डिस्टेंस ले ली जाएगी। अगर पहले की रेडियस r1 है, दूसरे की r2 है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी और इनके बीच का सेपरेशन, सेंटर से सेंटर के बीच का सेपरेशन यहां पर कंसीडर होगा एंड दैट विल बी r1 प्लस r2। अब ये जो इनके बीच का फोर्स है, चाहे F12 की बात करें चाहे F21 की बात करें, ये फोर्स सबसे पहले तो दोनों ही मासेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा फोर्स? F12 की बात कर लें या फिर बात कर लेते हैं F21 की। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग मैं ऑलरेडी यहां लिख चुका हूं कि ये फोर्स आपस में इक्वल होता है, यानी जितने फोर्स से MB MA को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उतने ही फोर्स से MA भी MB को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। So this force is directly proportional to the masses, multiplication of the masses. ये क्या है? These are multiplication of masses. Second thing, inversely proportional to the separation between them. ये देखो यहां पे D क्या है? It is the separation between masses. It is the separation between masses. तो वो F प्रोपोर्शनल है 1/d स्क्वायर के, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द d स्क्वायर। कंबाइंडली वी कैन राइट, या फिर इसको हम कंबाइंडली क्या लिख सकते हैं? कंबाइंडली इट कैन बी रिटन F इज प्रोपोर्शनल टू MA MB अपॉन d स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो देयर कम्स अ कांस्टेंट विच इज नोन एज कैपिटल G, जो कि कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और उसका वैल्यू हमें पता है दैट इज इक्वल्स टू 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। सो इट इज द वैल्यू, ठीक है, दैट इज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इनके बीच की आपस में फोर्स की यहां पर बात की गई। इंपॉर्टेंट बात, जितने फोर्स से MA MB को अप्लाई कर रहा है या उस पर फोर्स लगा रहा है, उतने ही फोर्स से दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले को लगा रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग है ये फोर्स दोनों के मासेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच के सेपरेशन के। बढ़ते हैं आगे। अब यहां से थोड़ा सा और चेंज करके हम G के वैल्यू को फाइंड आउट अगर करना चाहें तो G को आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं दोनों मासेस को 1 kg का ले लूं, दोनों के बीच के सेपरेशन को 1 मीटर ले लूं, तो ये G वहां से डिफाइन हो जाएगा। बेसिकली G विल बी डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू मासेस whose value is 1 kg and they are separated at a distance of 1 meter. So by then we can calculate or we can describe what is capital G. अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर मैं आपके सामने रखूंगा अर्थ मास सिस्टम। ठीक है, हमने फोर्स समझ लिया, फोर्स में लिख रहा हूं G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r की जगह d कुछ भी ले सकते हैं आप। सो दिस इज द फोर्स जो कि लग रहा। अब फोर्स हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था, दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
ये भी हमने पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इससे मैं इसको अगर कंपेयर करूं, इंपॉर्टेंट थिंग है यहां पर बच्चों, इसलिए मैं बता रहा हूं एम ए, ठीक है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो आप देखेंगे कि एक अगर मास को आप अलग कर देते हैं तो जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक मास को अगर आप कर देते हैं तो दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सेलरेशन जो होगा वो किसका होगा, वो उसी मास का होना चाहिए, दैट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ दैट मास। तो F इज इक्वल टू एम ए में एक तो हो गया आपका मास और एक दूसरा हो गया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन मैंने यहां पर लिख दिया। सो जी एम वन बाय आर स्क्वायर, जी m1 बाय आर स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, m1 का एक्सेलरेशन है या m2 का एक्सेलरेशन है। इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा कि ये जो जी m1 अपॉन आर स्क्वायर है ये किसका एक्सेलरेशन है, क्या ये एक्सेलरेशन m1 का है या फिर ये एक्सेलरेशन m2 का है, ये आप आंसर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जी m1 अपॉन आर स्क्वायर इज बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ m2, ये एक्सेलरेशन किसका है, m2 का है। तो ये एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है किस पर, उस सामने वाली बॉडी के मास पर, क्योंकि फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, वो बॉडी अप्लाई कर रही है। तो मैं m2 को जब नीचे ले आऊंगा तो क्या होगा, F बाय m2 इज इक्वल टू कैपिटल G m1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो F बाय m2 इज एक्सेलरेशन, the acceleration of किसका, m2 का, it is the acceleration of m2 and that comes as g m1 upon r square। अब अर्थ मास सिस्टम में अगर मैं बात कर लूं तो ये हमारी अर्थ, मदर अर्थ, ठीक है, इसका रेडियस होगा, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। इसका कुछ मास भी होगा, दैट इज मास ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ को हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं इट इज अराउंड 6370 किलोमीटर। ये वैल्यूज आपको लर्न रखनी पड़ेगी बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको ये वैल्यूज दे दी जाए। कहीं पर आपको 6370 किलोमीटर मिलेगा, कहीं पे आपको ये 6400 किलोमीटर भी आ सकती है। और इसका जो मास होता है दैट इज गिवन एज 6 इंटू 10⁻24 kg। इसका जो मास होता है वो कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg का मास होता है बच्चों। तो रेडियस हमारे सामने है और साथ में मास भी हमारे पास में है। अब इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास था लेट सपोज स्मॉल m। अब वो फोर्स फील कर रहा है, अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन ऑलमोस्ट कितना इक्वल हो जाएगा, आर ई, क्योंकि इसकी डायमेंशन अर्थ की डायमेंशन के आगे तो बहुत छोटी है ना, तो इस रेडियस ऑफ अर्थ के आगे तो डायमेंशन छोटी हो रही है। तो हम जब इन दोनों के बीच का फोर्स लिखेंगे तो इसकी डायमेंशन को तो इसमें इंक्लूड ही नहीं करेंगे स्मॉल m को, तो हम क्या लिखेंगे इनके बीच का फोर्स, दैट फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G इनटू mass of earth small m upon radius of E। It will be the force acting on the mass, ठीक है। अब ये जो कैपिटल G m e अपॉन आर स्क्वायर है, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m। किसका एक्सेलरेशन है, स्मॉल m का एक्सेलरेशन है। तो कैपिटल G m e अपॉन आर स्क्वायर हर वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। कैपिटल G का वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ मुझे पता है 6 इंटू 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ मुझे पता है 6370 किलोमीटर, उसको मीटर में चेंज करके स्क्वायर कर देंगे। तो जब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं, सो दिस वैल्यू कम्स एज 9.8। यस बच्चों, जो हमने पढ़ा था, सो इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम स्मॉल g के नेम से भी जानते हैं। सो द फोर्स कम्स एज mg। सो दिस फोर्स इज mg बेसिकली। अब ये जो हमारे पास में बच्चों स्मॉल g है, ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। अगर आप अर्थ से हाइट पर जाते जाएंगे
तो स्मॉल जी का वैल्यू कम होता जाएगा। ठीक है, ऐसे ड्रिल करते हुए अगर अर्थ में आप जाएंगे तब भी जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में जी का वैल्यू कम होता है। अगर आप ऊपर जाते हैं, हाइट पर इंक्रीज होती जाती तब भी जी का वैल्यू कम होता जाता है। और जब आप हाइट से नीचे जाते जाते हैं, मतलब आप सरफेस से अंदर ड्रिल करके जा रहे होंगे, तब भी स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इन दोनों फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। अर्थ के रोटेशन पर भी डिपेंड करता है, अर्थ का रोटेशन ज्यादा हो जाएगा तब भी स्मॉल जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये उस पर भी डिपेंड करता है। साथ में बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अर्थ की जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म उसका जो स्ट्रक्चर है, उस पर भी जी डिपेंड करता है। जैसे इक्वेटर्स पे हम जानते हैं कि अर्थ का रेडियस ज्यादा है तो वहां पर स्मॉल जी का वैल्यू कम होता है। वहीं पे हम नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात करें तो उस जगह पर अर्थ का रेडियस कम होने की वजह से, बिकॉज जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये मैंने जी बताया, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर क्या होगा, स्मॉल जी का वैल्यू वहां पर ज्यादा होता है, बिकॉज रेडियस क्या होती है, कम होती है। तो दोनों का हमने कंपैरिजन बता दिया आपको। तो मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पर बेस्ड है, वो स्मॉल जी के वेरिएशन पर बेस्ड है। कहने का मतलब ये है कि स्मॉल जी की वैल्यू कब कब चेंज होती है। अगर मैं सरफेस पर बात करूं तो उसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हम सब जानते हैं कि सरफेस पर ये वैल्यू होती है, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पर मूव करने जाते हैं, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर स्मॉल जी का वैल्यू चेंज हो जाता है। अब वो किस फॉर्मूले से चेंज होता है और उसका क्या ग्राफ हम बना सकते हैं, वो आपके सामने हमने रिप्रेजेंट किया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप ये बताइए कि वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट और डेप्थ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय, ये चार ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। स्मॉल जी में चेंज की बात कर रहे हैं ये हाइट और डेप्थ के साथ में। तो अगर मैं ऑप्शन 1 पे जाता हूं तो ऑप्शन 1 के अंदर आप देख रहे हैं कि पहले तो स्मॉल जी का वैल्यू, अगर रेडियस पे आप चल रहे हैं तो पहले आपको लीनियर दिख रहा है, फिर कांस्टेंट दिख रहा है। सबसे पहली बात तो हमें जो यहां पर समझनी है वो ये है कि किस जगह पर ट्रांजिशन हो रहा है, वो ट्रांजिशन पॉइंट हमें जानना है। तो जहां पर रेडियस, जहां पर सरफेस है, उस सरफेस पर ही उसका वैल्यू 9.8 होता है। उससे चाहे आप डेप्थ पर जाइए, चाहे आप हाइट पर जाइए, दोनों ही सिचुएशन में स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होना चाहिए। तो अगर कांस्टेंट हो रहा है, इसका मतलब कि वहां पर कोई सही बात नहीं है, बिकॉज अगर कांस्टेंट हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो कंसेप्ट है वो यहां अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए तो सिंपली यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी के अंदर भी कांस्टेंट आ रहा है तो ऑप्शन सी भी यहां करेक्ट नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी पर। तो यहां पर हमें दिख रहा है पहले आपको इंक्रीजिंग सा, फिर डिक्रीजिंग सा, किसी एक पॉइंट पर हो सकता है। तो देखते हैं कि उसका वेरिएशन किस तरीके से होता है। सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये है वो सरफेस जहां पर बात की जा रही है, दिस इज द सरफेस बेसिकली। तो यानी कि यहां पर अगर मैं अर्थ की बात करूं तो दिस इज माय अर्थ, और इस अर्थ पर सेंटर से जो डिस्टेंस है बच्चों, उस डिस्टेंस की यहां पर बात की जा रही है। तो सेंटर से डिस्टेंस, हम ये बात जानते हैं कि इस पॉइंट पर ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगी। तो सरफेस पर जब हम होंगे तो यहां पर उसका वैल्यू होगा स्मॉल जी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जैसे आप डेप्थ पर जाते हैं या फिर आप हाइट पर जाते हैं तो दोनों ही सिचुएशन में स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है। चेंज कैसे होता है, डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन बी और डी में कुछ कुछ दिख रहा है कि ऐसा शायद हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप हम क्या रखें यहां पर, रिलेशनशिप हमें पता होनी चाहिए, हम उसी रिलेशनशिप के हिसाब से चीजें यहां पर डालेंगे। तो डेप्थ पर जो स्मॉल जी है वो चेंज करता है इस फॉर्मूले से, और हाइट पर, ये डेप्थ के लिए स्मॉल जी का वैल्यू है, और हाइट के लिए ये फॉर्मूला होता है इस तरीके से, दिस इज द फॉर्मूला। तो स्क्वायर वाला टर्म है तो सिंपल सी बात है, कर्व्ड होगा सरफेस। डायरेक्ट रिलेशनशिप वाली बात है तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो रिलेशनशिप है वो लीनियर होने जा रही है।
तो अगर ये मेरी सरफेस है, इस सरफेस से मैं अगर डेप्थ में जाऊंगा तो लीनियर मिल रहा है, और इससे अगर मैं हाइट पे जा रहा हूं तो कर्व्ड सरफेस मिल रही है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी काफी फेमस है बच्चों, कई बार स्टेज 1 और स्टेज 2 में ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछा जा चुका है। ये ग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए, इस ग्राफ को आप समझ लीजिए कि आपको लर्न करना है, क्योंकि ये ग्राफ कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहां पर दिया। और साथ में आपको ये रिलेशनशिप भी पता होनी चाहिए। इसी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितनी हाइट पर जी कितना चेंज होगा या कितनी डेप्थ पर जी कितना चेंज होगा। तो ये फॉर्मूले आप यहां पर लर्न रखें। इसके अलावा भी वेरिएशन मैंने बताया था आपको, बहुत तरीके से चेंज होता है। नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, उस पर भी डिपेंडेंसी है स्मॉल जी की। इसलिए यहां पर मैं ये कहूंगा कि ऑप्शन नंबर बी एक करेक्ट वैल्यू दे रहा है। तो ये कंसेप्ट सीखने के बाद में अब इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है कि हमने जो चीजें देखी हैं उसमें अभी तक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को अच्छे से समझ लिया है। उसमें हमने ये भी जान लिया है कि किस तरीके से ये ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स पर लगता है और इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है और अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अगेन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये आपको बता रहा हूं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो लाइन ज्वाइनिंग है ये उसके अलोंग ही लगता है। ये ऐसा नहीं लगता कि उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कहीं ऊपर से लग गया हो या इस डायरेक्शन में लग गया हो, ऐसा नहीं होता। अलोंग दैट लाइन ज्वाइनिंग ओनली। तो इस फोर्स के बारे में ये सारी बातें जो हमें पता है। इसमें जो एक्सेलरेशन की बात है वो भी हमने समझ लिया है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन अर्थ के लिए बात होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि मान लीजिए मैं और अर्थ की बात कर रहा हूं, हम दोनों ही सिस्टम में हैं, तो जितना फोर्स अर्थ मुझ पर लगा रही है उतना ही फोर्स मैं भी अर्थ पर लगा रहा हूं। मतलब सेम अमाउंट का, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स हम दोनों एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एक्सेलरेशन की बात करें तो मेरे मास से कहीं ज्यादा मास अर्थ का है, इस वजह से एक्सेलरेशन मेरा काफी ज्यादा है। कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अर्थ का एक्सेलरेशन मेरे रेफरेंस में काफी कम है, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें यहां पर समझ ली। एक और इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी, क्योंकि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वैसे तो इलिप्टॉइडल है, लेकिन क्लोजेस्ट अगर उसकी मैं मीन रेडियस मान के चलूं जो कि 6370 किलोमीटर से, तो उससे उसका जो क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर है वो एक स्फेरिकल है, एक स्फीयर है। और इस स्फीयर का वॉल्यूम हमें पता है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम डेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं अर्थ की। कैसे उसको डिफाइन करेंगे देखिए आप यहां पर। सो द डेंसिटी ऑफ अर्थ कैसे डिफाइन हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ अर्थ दैट विल बी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अभी मैंने बताया कि उसको क्लोजेस्ट हम स्फीयर मान के चलेंगे, तो वो हो जाएगा 4/3 पाई आर ई क्यूब। सो हमें सब वैल्यूज पता है, मास ऑफ अर्थ पता है, हम यहां पुट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है, वो हम पुट कर सकते हैं, और इजीली डेंसिटी को निकाल सकते हैं। इसी डेंसिटी पर डिपेंडेंट हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं, जिसमें कई बार ऐसा कहा जाता है कि बताइए जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, रेडियस की कौन सी पावर पर डिपेंड करता है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं रिगार्डिंग दिस डेंसिटी। तो आप ये फॉर्मूला याद रखें, इससे आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। अगर जैसे कि हमने जब स्मॉल जी डेप्थ में जाने पर उसका वेरिएशन पड़ा था, तब भी हमने ये काम किया था कि जब हम नीचे किसी डेप्थ डी पर आए थे तो इसकी जो इफेक्टिव रेडियस थी अर्थ की वो कितनी हो गई थी? डी डेप्थ पे आप नीचे आ गए हो तो इफेक्टिव रेडियस कितनी हो गई है? दैट विल बी आर ई माइनस डी। तो ये हमारी वो अर्थ हो गई है जिसका रेडियस कितना है? दैट इज आर ई माइनस डी। रेडियस ऑफ अर्थ में से डी डिस्टेंस हमने कम कर दिया, हम टनल बना के नीचे आ गए हैं। तो अब हमारे लिए काम की, मैं इसी को बाहर ले लूंगा, हमारे लिए काम की यही अर्थ हो गई, और इस अर्थ का रेडियस आर ई माइनस डी है। लेकिन इसकी डेंसिटी वही होगी जो पूरी अर्थ की है, चाहे स्मॉल पार्ट की बात करें चाहे
हम बिगर पार्ट की बात करें, डेंसिटी सेम ही रहती है। तो यहां से भी हम कुछ रिलेशनशिप निकाल के और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कई बार इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि किसी और प्लेनेट पे गए, वहां का मास अर्थ के मास से डबल है, वहां की रेडियस अर्थ की रेडियस से हाफ है, तो ऐसी सिचुएशन में वहां जो स्मॉल जी होगा या वहां जो फोर्स होगा किसी ऑब्जेक्ट पर, वो अर्थ के रेफरेंस में कितना लगेगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं स्टेज 2 में स्पेशली। तो हम लोग वहां से इसको रिलेट करके भी ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा हमें यह बात पता ही है कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन के स्क्वायर के। ठीक है, और मासेस के मल्टीप्लिकेशन के। तो अगर ऐसे सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं कि भाई मासेस को डबल कर दिया जाए तो फोर्स का क्या होगा, इनके बीच के सेपरेशन को हाफ कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए तो फोर्स का क्या होगा, तो वो भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसको सॉल्व करते हैं कि उसमें किस तरीके से फोर्सेस की बात की जा रही है और वो फोर्सेस कैसे निकलते हैं। अब ये न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए। इसमें ये कहा गया है कि 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, सबका मास सेम है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ऑफ साइड r। ठीक है, तीनों ही किसी एक ट्राइंगल की जिसकी साइड r है उसके वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। ठीक है, आपको निकालना है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच मास इज, फोर्स निकालना है कि हर एक मास ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जरा देखो। सबसे पहले एक ट्राइंगल हमें बनाना है जो कि साइड आर का है। ये ट्राइंगल मैंने फॉर्म कर लिया, इसका मैंने साइड लिख दिया। इसके वर्टिसेस पे रखे हुए हैं भैया, वर्टिसेस पहचानो क्या होते हैं वर्टिसेस, ये होते हैं। यहां पर हमने रख दिए मासेस, मास सेम है, इक्वल है, अलग तो नहीं है, ये बना दी हमने मासेस, कोई परेशानी नहीं। हमने क्या किया, तीनों ही वर्टिसेस पे सेम मास m के ऑब्जेक्ट रख दिए। अब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच ऑफ द पार्टिकल या ईच ऑफ द मास। अब जरा मैं इसको रेफरेंस, ईच ऑफ द मास की मैं बात करेंगे तो मैं इसी को पहले रेफरेंस पे ले लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस पर फोर्स कौन कौन लगा रहा है और किस डायरेक्शन में वो लगा रहा होगा। ये देखो, इस पर एक तो ये अप्लाई कर रहे होंगे जनाब और एक ये अप्लाई कर रहे होंगे, दोनों ही फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आई कि दोनों ही क्या कर रहे होंगे, यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। क्या ये बात मेरी समझ में आई कि ये फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे? हाँ। अब फोर्स कहां पर कर रहे होंगे, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। मैंने अभी समझाया था कि फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगता है। तो भाई इस पर फोर्स निकालना है तो ये वाला इस पर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, बताओ। अच्छा सर, ये तो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सिव नेचर का नहीं होता। तो बिल्कुल करेक्ट, आपने ये सही कहा कि इस पर ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा, ना कि ये कैसा, रिपल्सिव नेचर का नहीं लगेगा। तो भैया इस पर फोर्स निकालना है जो ये अप्लाई कर रहे हैं, तो कहां लगेंगे, कहां लगेंगे जल्दी बताओ। वो उस पर लगेगा, किधर, उसके तरफ, यानी कि इस पर ये फोर्स कहां अप्लाई होगा, इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, वो खिंचता हुआ जाएगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट की बात तो हो गई। अब ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में करेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और इधर इधर तो नहीं करेगा ना, रिपल्सिव तो नहीं होगा। ठीक है, अट्रैक्शन वाला फोर्स अप्लाई होगा। दोनों के बीच में एंगल, अच्छा तीनों साइड क्या है, आर है, तो ऐसी सिचुएशन में तीनों साइड अगर आर है तो ऐसी सिचुएशन में एंगल कितना होता है भाई, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री बना दिया। चलिए यहां पर कोई परेशानी नहीं है। एक फोर्स हमें मिल गया इधर F1, एक फोर्स इधर मिल गया F2, दोनों के बीच में एंगल कितना, 60 डिग्री। अब यहां पर रिजल्टेंट निकालना है क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा भाई, रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल्स टू, पढ़ा है हमने रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला, जी हाँ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2
cos थीटा। अच्छा ये एक चीज बताओ, ये जो फोर्स है ये F1 F2 क्यों लिख रहा हूं मैं? क्या ये फोर्स इक्वल है? क्या इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल ही होगा। तो मैं यहां पर इसको एफ बी लिख सकता हूं, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं एफ से। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f² कॉस 60 डिग्री। क्या कोई परेशानी यहां? नहीं, सिंपल ही है, लिख दिया। उसके बाद में जरा देखो ये कितना हो गया भाई? ये तो सर हो गया 2f²। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो गया? 2f² भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस cos 60। अच्छा cos 60 क्या होता है भाई? इसके वैल्यू कितना होता है? 1/2। 1/2 पुट कर दो तो 3/2 हो गया। तो भाई ये तो सर सिंपल 3√3f² आएगा, यानी √3f आएगा। √3f आएगा। f कितना है? f कितना है? gm² GM/2/r²। तो gm², √3 gm², क्योंकि दोनों के मासेस क्या है? सेम है, अपॉन r²। जरा देखो ऑप्शन में कोई ऐसा मिल रहा है कि √3 gm²/r², √3 gm²/r²। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। वेक्टर वाले चीज में हम पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम लॉ में भी हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच का रिजल्टेंट √a² प्लस b² मैग्नीट्यूड प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे उसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ग्रेविटेशन चैप्टर का स्टेज 2 में जो पूछा जाता है वो सैटेलाइट मोशन से रिलेटेड है। इसमें हमने केपलर्स के लॉज भी पढ़े थे। केपलर के तीनों लॉज हम अच्छे से जानते हैं। जो सबसे पहला लॉ है उसमें ये कहता है कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी या कोई भी सैटेलाइट या कोई भी प्लैनेट जो अपनी उस सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड घूम रहा है, जो कि मान लीजिए अगर बात करता हूं मैं सब प्लैनेट की, तो वो या सैटेलाइट की, वो तो प्लैनेट के अराउंड घूम रहे होंगे, या किसी प्लैनेट की वो सन के अराउंड घूम रहे होंगे हमारे सोलर सिस्टम में। तो ऐसी सिचुएशन में उनका जो पाथ होता है वो पाथ सर्कुलर नहीं होता, इलिप्टिकल पाथ होता है, जिसमें उसके जो दो फोकस हैं उसमें से किसी एक फोकस पर सन सिचुएटेड होता है या प्लेनेट सिचुएटेड होता है। पहली चीज, सेंटर पे नहीं होता, किसी फोकस पर होता है। जो दो फोकस है उसमें से किसी भी एक फोकस पे हो सकता है, ये पहला है। दूसरा, जो एरिया स्वीप करता है हमारा प्लेनेट सन के अराउंड, एरिया स्वीप कर रहा है, तो इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया स्वीप करता है। इसका यह मतलब है कि जब प्लेनेट दूर होगा सन से, उसकी डिस्टेंस दूर होगी, तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशन का, दूर होने पर फोर्स कम लग रहा होगा, तो वो स्लो पास कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही जब उसके पास आएगा उस टाइम पर फोर्स ग्रेविटेशन का ज्यादा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगा, तो इसी सिचुएशन में तेज स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो पास में एरिया स्वीप उस सिचुएशन में उतना ही होगा जितना दूर में हुआ था, क्योंकि वहां तो वो स्लो चला होगा और यहां वो फास्ट चला होगा। क्या बात समझ में आई? थर्ड, इनका जो टाइम पीरियड होता है घूमने का, वो उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच में जो मीन डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, पर उसकी कोई मीन डिस्टेंस होगी, उससे क्या निकलेगा? एक सर्कुलर ऑर्बिट निकलेगा। उस सर्कुलर ऑर्बिट की जो रेडियस है या मीन डिस्टेंस है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r³। ये हमारा केपलर के लॉज हैं तीनों। ठीक है, सैटेलाइट मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर ऑर्बिटल स्पीड आती है, स्केप वेलोसिटी आती है, दोनों ही चीजों को हम यहां पर और डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं स्केप वेलोसिटी का। अब यहां क्वेश्चन अराइज होता है कि सर स्केप वेलोसिटी है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? अरे भाई, हमने किसी स्टोन को फेंका, ठीक है, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा, होता है या नहीं होता? ठीक है, आपने सोचा कि चलो और तेजी से फेंकता हूं कि वापस लौट के ना आए, और आपने ताकत लगाई और ऊपर फेंका, अभी भी लौट के वापस आ गया, फिर और ताकत लगाई, वापस आ गया। हम ऐसा मैकेनिज्म लेके आए कि उसको एक वेलोसिटी ऐसी दी कि वो लौट के वापस अर्थ पे नहीं आया। तो वो जो वेलोसिटी है, दैट मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, जिससे वो अर्थ की ग्रेविटी को पार करके ऊपर निकल जाए, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। और अर्थ के लिए उसका वैल्यू क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी VE इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अर्थ के लिए है बच्चों।
फॉर्मूला क्या लगाना है, इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा अर्थ के लिए पूछा जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, एस्केप वेलोसिटी का आप यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला आप यहां पर अप्लाई करेंगे, दैट फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अर्थ के लिए तो उसका मास रख देंगे, अर्थ के लिए निकालना होगा तो ये अर्थ के लिए आ जाएंगे दोनों ही चीजें। और मान लीजिए अर्थ के लिए बात नहीं करते हैं, किसी और प्लेनेट के लिए बात करते हैं, तो वो यहां पर रख देंगे। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अब ये यहां पर मैं जो आपके सामने न्यूमेरिकल लेके आया हूं, उसके अंदर देखिए आप क्या क्या चीजें गिवन है। उसमें रेडियस गिवन है और मास गिवन है। क्या ये दोनों चीजें हम इसमें पुट कर सकते हैं? अगर ये दोनों चीजें इसमें पुट करोगे तो आप इजीली इसकी वेलोसिटी ऑफ एस्केप या एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें पुट कर लीजिए भाई वैल्यू। तो v आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, अरे भाई g का वैल्यू तो यूनिवर्सल है, वो तो वैल्यू हमें पता ही है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास। मास कितना दे रखा भाई, 1.898 इंटू 10 टू द पावर 27। अर्थ का कितना है रिकॉल कर लो, यस 6 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक है, तो ये हमारा मास भी आ गया। अब नीचे रखेंगे रेडियस। रेडियस कितना भाई, उसने दे रखा 7149 किलोमीटर। 7149 किलोमीटर को मीटर में भी चेंज कर देंगे तो 2gm अपॉन आर ये पुट कर दिया। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा अराउंड 50.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एस्केप वेलोसिटी यहां पर जुपिटर के लिए आ जाएगी कितनी, 50.3 किलोमीटर पर सेकेंड। इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला पर लर्न रखना है, अंडर रूट ऑफ 2gme अपॉन आर। कई बार ये स्मॉल जी की टर्म्स में भी इसको पूछ लेते हैं, सर स्मॉल जी की टर्म्स में कैसे निकालेंगे, तो वो भी आप निकाल सकते हो। देखो स्मॉल जी होता है gme अपॉन आर स्क्वायर, होता है नहीं होता बताओ, ठीक है, ये स्मॉल जी होता है। अगर मैं इसमें क्या करूं, इसमें मैं अंडर रूट लेता हूं दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, तो भाई अंदर वाली टर्म क्या आ जाएगी, अंदर वाली टर्म आ जाएगी सर gme अपॉन आर और एक आर आ जाएगा बाहर। ठीक है, सॉरी gme अपॉन ये नीचे तो आएगा 1 और आर आ जाएगा बाहर। सिंपल, आर स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा। तो इससे अगर यहां पर मैं कुछ कंपैरिजन देखूं तो मैं यहां पर कुछ चीजें निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, देखो अगर मैंने इस टर्म को अंदर ही आर ई से ऊपर और आर ई से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये जो gme अपॉन आर, ये जो है gme अपॉन आर स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा, स्मॉल जी को। तो यहां से जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2gre। ये देखो आप आराम से निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, आर ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मूला हमने यहां पर भी डिराइव कर दिया, अंडर रूट 2gr। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, वो है ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी। कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों ओर घूम रहा है या किसी भी प्लेनेट के चारों ओर उसका सैटेलाइट घूम रहा है और उसके उस रिवॉल्व करने में जो उसका ऑर्बिटल स्पीड है, मतलब उस ऑर्बिट में घूमने पर जो उसकी वेलोसिटी होगी, अगर आपको उसको फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं एंड दैट फॉर्मूला इज अंडर रूट gme अपॉन आर। अब ये फॉर्मूला कैसा है, इसका भी एक लॉजिक मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कि लेट सपोज ये हमारी अर्थ है और इसके चारों ओर जो ऑर्बिट है उसके अंदर कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। दिस इज द सैटेलाइट एंड दिस इज अर्थ। अर्थ का मास हमें पता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। और यहां से इसके सेंटर से इसकी एक डिस्टेंस हमने r ले ली। अब इस r में इसके सेंटर से उसके सेंटर के बीच की ले ली तो सरफेस से कितना उसका ऑल्टीट्यूड है वो भी इंक्लूड होगा और अर्थ की रेडियस भी आएगी, दोनों मिला के यहां पर हमारा ये स्मॉल r बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं जरा वो देखते हैं। इसका लेट सपोज कुछ मास m हमने ले लिया तो
क्यों ये ऑर्बिट में घूम रहा होगा? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा लग रहा है यहां पर? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं, दोनों के बीच में अगर मैं लिखता हूं तो सिंपल GMME अपॉन R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? दैट शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल कंडीशन, और हमारी सेंट्रीपिटल कंडीशन क्या है? mv स्क्वायर बाय r। होगा कि नहीं होगा बताओ? मास से मास कट गया, मतलब उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करती। तो यहां से जब आप उसको फाइंड आउट करोगे तो ये ऑर्बिटल स्पीड या वेलोसिटी आ जाएगी √GME अपॉन r। जिस भी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं उसका मास यहां इंक्लूड नहीं होता, यहां पर मास ऑफ द अर्थ इंक्लूड होता है। तो उससे हमने v निकाल लिया। टाइम पीरियड निकालना है तो भाई t हो जाएगा 2πr अपॉन v। इससे निकाल सकते हो आप आराम से। यहां से भी आपको ये पता चलेगा कि t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r⁻³ इससे भी आप आगे निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब हमें जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हम सब जानते हैं हमारा फ्यूल स्टेशन है। किसी भी एस्ट्रोनॉट को अगर जाना होता है स्पेस में तो जिस स्पेस शटल से जाता है जनरली सबसे पहले वो ISS जाता है। ISS में उसकी पूरी मैकेनिज्म वापस से चेक किया जाता है, वहां पर उसको फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है और फिर आगे भेजा जाता है। तो ये सब ISS की कहानी है, हम लोग जानते हैं। और ये कितने ऑल्टीट्यूड पर है अर्थ की सरफेस से? 400 किलोमीटर। तो जब हम R की बात करेंगे बच्चों तो R यहां पर कितना आ जाएगा? R में अर्थ की रेडियस भी ऐड हो जाएगी। तो अर्थ की रेडियस 6400 अगर हम लेते हैं तो इसमें 400 भी आप ऐड कर दोगे तो R तो ये आ जाएगा। मास ऑफ द अर्थ हमें पता ही है 6 × 10⁻24 kg। पुट कीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए, अराउंड 8 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी ऑर्बिटल स्पीड आ जाती है। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है बच्चों। हमारा जो मोशन का यूट्यूब चैनल है हम सब जानते हैं, मोशन फाउंडेशन, जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर जो भी वीडियोस आते हैं उन सबको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में इंपॉर्टेंट बात शेयर भी कीजिए। और आगे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उन सबका नोटिफिकेशन आपको इजीली वहां मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।